हम दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल उत्तराखंड जी के बाई शुभम सर में आज हम सोल्व करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा कराया गया PCS PD का एग्जाम, जो कि आपका 2012 में कराया गया था। कब कराया गया था? 2012 में। उसके बाद से वैकेंसी नहीं आई है, तो अब आई है वैकेंसी, तो इसका पेपर आज हम सोल्व करेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ मिलता है, तो ये मिलता है आपका जवामी उल हिकायत में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है आपका, दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था। तो यहाँ पे पूछा गया है सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसके द्वारा चलाई गई थी? ये चलाई गई थी अकबर के द्वारा। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है आपका कि आपका निम्नलिखित स्मारकों को उनसे संबंधित शासकों से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे आपको पता है जो आपका दोहरा गुम्बद है, ये आपका सिकंदर लोदी के मकबरे में प्रयोग किया गया था, आपका दोहरा गुम्बद का। तो इसके अलावा जो आपका गोल गुम्बद है ये आपका बीजापुर के शासक मोहम्मद आदिल शाह से संबंधित है, और ये आपका गोल गुम्बद आपका बीजापुर कर्नाटक में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपका अष्टभुजीय मकबरा है, तो ये आपका अष्टभुजीय मकबरा है आपका शेरशाह सूरी का। तो यहाँ से आप मिलान कर लेंगे, ए का हो जाएगा आपका फोर्थ और बी का हो जाएगा आपका थर्ड, बी का हो जाएगा आपका फर्स्ट, बी का हो जाएगा आपका फर्स्ट अष्टभुजीय मकबरा आपका शेरशाह सूरी का है, और सी का हो जाएगा आपका थर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है आपका, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अकबरी महल। ऑप्शन डी अकबरी महल। इसके अलावा जो आपका स्वर्ण महल है और पंच महल है और जोधाबाई महल है, ये सब कहाँ स्थित है? आपके फतेहपुर सीकरी में। इनका निर्माण कराया था आपका अकबर ने, ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में कौन सा सबसे पुराना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो आपका फिनिक्स आश्रम है, ये फिनिक्स जो आपका आश्रम है ये स्थित है आपका दक्षिण अफ्रीका में। तो ये फिनिक्स आश्रम दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, यही सबसे पुराना है। इसके अलावा जो आपका वर्धा में है, वर्धा महाराष्ट्र में है आपका सेवाग्राम आश्रम। कौन सा आश्रम? सेवाग्राम आश्रम, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपका ये साबरमती आश्रम है, ये आपका अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। इसकी स्थापना 1917 में हुई थी, उस जगह पे जहाँ पे ये अभी स्थित है। वैसे इसकी स्थापना 1915 भी देखने को मिलती है कहीं कहीं पे, बट जिस प्लेस पे इसको शिफ्ट कर दिया गया है वर्तमान में जो जहाँ पे स्थित है वहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1917 में, ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है फैक्ट्स। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो ये थे आपके सर एलिजा इम्फे। कौन थे आपके? सर एलिजा इम्फे। और ये जो उच्चतम न्यायालय है आपका, उच्चतम का मतलब होता है आपका सर्वोच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट। इसकी स्थापना, भारत का जो पहला सुप्रीम कोर्ट या फिर उच्चतम न्यायालय है वो स्थापित किया गया था कलकत्ता में, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में। ये याद रखेंगे आप कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में कलकत्ता में भारत का पहला उच्चतम न्यायालय खोला गया था, और इस उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे आपके सर एलिजा इम्फे। इसके अलावा लिमेस्टर और हाइड, ये दो अन्य न्यायाधीश थे, ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। और यहाँ पे आप याद रखेंगे इस टाइम पे जब ये उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी तो गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरल थे आपके वारेन हेस्टिंग। कौन थे आपके? वारेन हेस्टिंग। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है, जो इसलिए वारेन हेस्टिंग को भारतीय न्यायिक व्यवस्था का पिता कहा जाता है। ये फैक्ट्स आपको यहाँ से ध्यान रखते हुए चलने हैं। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है आपका, नील दर्पण के लेखक कौन थे। तो नील दर्पण के लेखक थे आपके दीनबंधु मित्रा। कौन थे नील दर्पण के लेखक? आपके दीनबंधु मित्रा। और जो ये नील दर्पण नाटक है ये लिखा गया था आपका नील की खेती करने वाले किसानों के ऊपर, तो ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है आपका, अजीम उल्ला खां सलाहकार थे। तो जो आपके जो अजीम उल्ला खां हैं ये है आपके सलाहकार थे नाना साहब की। किसके सलाहकार थे? ये नाना साहब की। इसके अलावा जो ये नाना साहब है इन्होंने कानपुर से 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था। और जो ये नाना साहब हैं इनका जो मूल नाम है वो है आपका धोंदू पंत। क्या नाम है इनका? धोंदू पंत। ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। इसके अलावा जो आपके तात्या टोपे जी हैं इनका नाम है रामचंद्र पांडुरंग।
ये भी आपको ध्यान रखना है। रानी लक्ष्मीबाई ने आपका 1857 की क्रांति में झांसी से नेतृत्व किया था, और जो आपके कुंवर सिंह हैं इन्होंने बिहार से 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था। ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है आपका सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में हुई थी। और ये किसने की थी 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना? ये की थी आपकी ज्योतिबा फुले ने। इसके अलावा बहिष्कृत हितकर्णी सभा बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना बी.आर. अम्बेडकर ने की थी। कब? 1924 में। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। और स्वतंत्र मजदूर दल उसकी स्थापना भी आपकी की थी बी.आर. अम्बेडकर जी ने। ये भी फैक्ट्स आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है आपका मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे। तो इसका आंसर आता है आपका ऑप्शन डी, कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड। इसके अलावा जो आपको याद रखना है यहाँ पे, ये याद रखना है आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जो आपका मेरठ षड्यंत्र हुआ था ये हुआ था आपका 10 मई 1857 को। यानी कि जो 1857 क्रांति शुरू हुई थी वो हुई थी आपकी 10 मई 1857 को मेरठ से। इसके अलावा जो आपका ये दिया गया है इसमें कि जो आपका काकोरी रेल डकैती है ये हुई थी। जो आपकी ट्रेन लखनऊ जा रही थी उसमें लखनऊ में हुआ था ये काकोरी रेल डकैती कांड, लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर। और अब इस काकोरी रेल डकैती कांड का नाम रख दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। ये अभी रिसेंटली करंट की न्यूज है कि जो आपका काकोरी कांड हुआ था उसका नाम क्या रख दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन। तो ये हुआ था आपका 9 अगस्त 1925 को। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। राम प्रसाद बिस्मिल इसने इसका नेतृत्व किया था इसमें। और जो आपका चटगांव शास्त्रग्रह पर छापा हुआ था ये संबंधित है सूर्य सेन से, जिनको सूर्य दा भी बोला जाता है, सूर्य सेन। और इसी चटगांव शास्त्रग्रह पर जब छापा हुआ था तो इसमें एक महिला की डेथ हुई थी। उनका नाम है आपका, ये रिसेंटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीति लता वांडेदार। क्या नाम है उनका? प्रीति लता वांडेदार। ये अभी रिसेंटली वीडियो के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है आपका उत्तराखंड में सबसे लंबा हिमनद है। तो उत्तराखंड में सबसे लंबा हिमनद है आपका गंगोत्री हिमनद, यानी कि ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आप याद रखेंगे जो आपका गंगोत्री हिमनद है, उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा हिमानियाँ पाई जाती हैं वो आपकी गंगोत्री हिमनद में पाई जाती हैं। और ये आपका गंगोत्री हिमनद सबसे उत्तरकाशी में स्थित है। और यहाँ से आपकी गंगा निकलती है। गंगा आपकी गंगोत्री में गंगोत्री के पास गोमुख नामक स्थान से निकलती है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपका गंगोत्री और गोमुख दोनों ऑप्शन रहे तो आप गोमुख लगाएंगे, और अगर आपका गंगोत्री ऑप्शन रहे तो आप गंगोत्री के साथ जाएंगे। इसके अलावा जो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड का सबसे लंबा या फिर सबसे बड़ा पूछे तब भी आपका गंगोत्री ही होगा। अगर पूछे आपसे दूसरा बड़ा कौन सा है तो आपका दूसरा बड़ा होगा आपका ये पिंडारी हिमनद। अगर आपसे पूछता है कि कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद, अब जब ये पिंडारी हिमनद आता है आपका बागेश्वर में, तो जो कुमाऊं का दूसरा बड़ा ग्लेशियर होगा वो भी आपका पिंडारी होना चाहिए। बट अगर आपसे पूछता है कि शुद्ध रूप से कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर, तो शुद्ध रूप से कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है आपका मिलम। ये आपको ध्यान रखना है कि शुद्ध रूप से कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा होगा आपका मिलम। इसकी लंबाई है लगभग 13 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपका चोराबाड़ी हिमनद है ये आपका स्थित है रुद्रप्रयाग में। जब केदारनाथ की आपदा आई थी 16-17 जून 2013 को, तो जब 16-17 जून 2013 को आपदा आई थी, ये जो चोराबाड़ी ताल था इसका हिस्सा टूटकर गिर गया था आपका मंदाकिनी नदी में। और सब उससे संबंधित जो आपका ऑपरेशन चलाया गया था वो चलाया गया था आपका ऑपरेशन सूर्या होप। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन सूर्या होप का संबंध किससे है, तो जो आपकी केदारनाथ में आपदा आई थी उससे संबंधित है इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में निम्नांकित में से किस जनपद में जनसंख्या वृद्धि दर, ये पूछा गया आपका, ऋणात्मक रही है। तो आपकी जो जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है वो रही है आपकी अल्मोड़ा में। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। आपको पता ही है कि जो आपकी अल्मोड़ा में और पौड़ी में, कहाँ, अल्मोड़ा में और पौड़ी में जो आपकी जनसंख्या वृद्धि दर है वो ऋणात्मक रही है। इसका कारण क्या है, यहाँ से पलायन हो गया है पौड़ी से। सबसे अधिक पलायन कहाँ से हुआ है? पौड़ी से।
तो जो आपकी वृद्धि दर ऋणात्मक पूछी गई है, ऋणात्मक का मतलब है जो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर, ये भी पूछा जा सकता है, तो अल्मोड़ा में है वो। इसी के अलावा अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि सबसे अधिक जो आपकी वृद्धि दर है वो किसकी है, तो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर है आपकी, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर है आपकी यूएस नगर की। तो यहाँ से आप दो फैक्ट याद करते हुए चलेंगे कि सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर उधम सिंह नगर, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर आपकी है अल्मोड़ा की। यहाँ से ऑप्शन, अगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं रहता अल्मोड़ा तो आपका पौड़ी होता, तो पौड़ी के साथ भी आप जा सकते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसके अलावा यहाँ से आप याद रखेंगे जो आपका उत्तरकाशी दिया हुआ है, उत्तरकाशी का जो क्षेत्रफल आता है वो दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे क्षेत्रफल आता है आपका चमोली का। और जो आपका रुद्रप्रयाग है ये सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। रुद्रप्रयाग क्या है आपका उत्तराखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। उत्तराखंड का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो है आपका हरिद्वार। ये आपको ध्यान करते हुए चलना है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है आपका उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है, तो उत्तराखंड में दून कहा जाता है आपका संरचनात्मक घाटियों को। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो जो आपका गोविंद घाट है ये स्थित है आपका अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा, या भीमडार घाट भी बोलते हैं आपको लक्ष्मण गंगा को, इसके तट पर स्थित है गोविंद घाट। इसके अलावा जो आपका अलकनंदा एवं भागीरथी है, ऊपर वाला जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है अलकनंदा एवं भागीरथी, ये स्थित है आपका देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा व भागीरथी का संगम होता है और इसी देवप्रयाग के बाद ये गंगा के नाम से जानी जाती है। ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। अलकनंदा बहू है और भागीरथी सास है, इन नामों से इन्हें जाना जाता है और ये देवप्रयाग में मिलकर गंगा बन जाती हैं। और जो भागीरथी की लंबाई है देवप्रयाग तक वो है आपकी 205 किलोमीटर, और गंगा की लंबाई देवप्रयाग से लेकर हरिद्वार तक ये है आपकी 96 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। और पूरे भारत में जो गंगा की लंबाई है वो है आपकी 25 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है यहाँ पे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है आपका निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का एक जैव आरक्षित क्षेत्र है। यहाँ से आपको क्या देखना है, जैव आरक्षित क्षेत्र पूछा है आपको। ये अभयारण्य तो सभी हैं, गोविंद वन्य जीव विहार है, कार्बेट नेशनल पार्क है, राजाजी है और नंदा देवी है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे जैव आरक्षित क्षेत्र। जैव आरक्षित क्षेत्र का मतलब है आपका कि इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया है। किसमें, यूनेस्को ने। अब जो यूनेस्को है, इस यूनेस्को की स्थापना हुई थी आपकी 16 नवंबर 1945 को। कब, 16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, पेरिस फ्रांस में। अब ये जो नंदा देवी है इसको इस नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई, तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई 1982 में। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया, 1988 में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई, तो 1982। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र की स्थापना कब हुई, तो नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र की स्थापना हुई आपकी 1988 में। ये फैक्ट्स आपको याद करते हुए चलना है। इसके अलावा यहाँ पे जो आपको याद रखना है नेक्स्ट वो रखना है आपको कि जो आपका ये है इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, नंदा देवी। इसके अलावा जो आपका ये राजाजी राष्ट्रीय पार्क है इसकी स्थापना हुई आपकी 1983 में। और इस राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई भारत के अंतिम गवर्नर जनरल या फिर भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया है। और ये राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका 3 जिलों में फैला हुआ है, हरिद्वार, पौड़ी और देहरादून। और जो आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है इसे 2016 में, कब, 2016 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर ले लिया गया है। मतलब कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में पहले एक टाइगर रिजर्व था, कार्बेट टाइगर रिजर्व। अब जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है इसमें भी टाइगर पाए जाते हैं, तो इसलिए भी इसे भी टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया है। ये आपको फैक्ट याद करते हुए चलना है। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है आपका कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, बल्कि एशिया का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है आपका कार्बेट भारत ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है आपका कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना हुई आपकी 1936 में। और 1957 में इसका नाम रख दिया गया प्रसिद्ध पर्यावरण प्रेमी जिम कार्बेट के नाम पर। कब रखा गया उनके नाम पर इसका नाम, 1957 में। और 1936 में इसकी स्थापना हुई कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की। और 1952 में इसका नाम रखा गया रामगंगा नेशनल पार्क। और फिर 1957 में इसका नाम रखा गया जिम कार्बेट नेशनल पार्क। और अभी रिसेंटली फिर से इसका नाम कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। ये करंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आप यहाँ पे याद रखें कि जो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी भारत में, तो भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1973 से। कब, 1 अप्रैल 1973 से। और कहाँ से हुई थी ये, इसी कार्बेट नेशनल पार्क से।
भारत का जो पहला टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 1 अप्रैल 1973 को कार्बेट टाइगर रिजर्व में ही शुरू हुआ था, ये आपको याद रखना है। और ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये आपका इंदिरा गांधी के समय चला था और कैलाश सांखला को इसकी शुरुआत करने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है आपका गोविंद वन्य जीव विहार, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1955 में। उत्तराखंड का सबसे पुराना वन्य जीव विहार है आपका गोविंद वन्य जीव विहार, उत्तरकाशी में स्थित है। 1955 में स्थापना हुई थी और इस गोविंद वन्य जीव विहार में स्नो लिपर्ड परियोजना चलाई जा रही है, हिम तेंदुआ संरक्षण परियोजना चलाई जा रही है आपकी 1990-91 से। इसमें स्नो लेपर्ड परियोजना कब से चलाई जा रही है गोविंद नेशनल पार्क में, गोविंद वन्य जीव विहार में, कब से, 1990-91 से। इसके अलावा जो आपका, तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए लगभग। इसका आंसर था आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है आपका महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है, तो यह है आपका ऑप्शन डी, गहरे सागरीय मैदान। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है आपका ग्रेनेडा अवस्थित है, तो आपका ग्रेनेडा अवस्थित है आपका कैरिबियन सागर में। कहाँ पे, कैरिबियन सागर में, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है आपका ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया, तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगा, वह एक नगर में 6 बजे साय को पहुंचा और नगर का देशांतर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 87 डिग्री पूर्वी देशांतर। यहाँ से आप क्या ध्यान रखेंगे, जो आपका ये ग्रीनविच है भारत का विश्व का जो मानक समय लिया गया है जिसको बोलते हैं हम SMT स्टैंडर्ड मीन टाइम, विश्व का जो मानक समय लिया गया है वो आपका ग्रीनविच से ही लिया गया है और जो आपका ग्रीनविच स्थित है लंदन में। कहाँ स्थित है आपका है ग्रीनविच, लंदन में। और जो भारत का समय है जिसको बोलते हैं हम भारतीय जो समय है वो आपका ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। कितना आगे है ये भारत का मानक समय, ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे। ये आपको फैक्ट्स ध्यान करते हुए चलना है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है आपका निम्नलिखित में कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, तो इनमें से आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सऊदी अरब। अब ये क्यों होगा ऑप्शन सी आंसर, आपको पता है जो ब्रिक्स है इसकी स्थापना हुई थी आपकी 2006 में और इस ब्रिक्स की जो पहली बैठक हुई वो हुई आपकी 2009 में। इसके अलावा इसमें 2010 में शामिल कर लिया गया किसे, दक्षिण अफ्रीका को। ये जो एस है ना, एस का मतलब है आपका साउथ अफ्रीका या फिर दक्षिण अफ्रीका। सी से है आपका चाइना, आई से आपका इंडिया, आर से आपका रसिया और बी से आपका ब्राज़ील। ये आपका बी है ब्राज़ील, आर से आपका रूस है, आई से आपका इंडिया है और सी से आपका चाइना और एस से आपका साउथ अफ्रीका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। और इसके अलावा जो आपको यहाँ पे याद रखना है वो याद रखना है आपकी जो ब्रिक्स की 2019 में, अभी जो ब्रिक्स की 13वीं बैठक हुई है 2021 में, अगस्त 2021 में ब्रिक्स की 13वीं बैठक कहाँ हुई है, भारत में। इसके अलावा 12वीं कहाँ हुई थी 2020 में, रूस में। 11वीं कहाँ हुई थी 2019 में, ये हुई थी आपकी ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में। ये भी आपको फैक्ट्स याद करते हुए चलना है। 12वीं हुई थी आपकी 2020 में रूस में, ये भी आपको फैक्ट्स याद करते हुए चलना है। और जो ब्रिक्स का मुख्यालय है, ब्रिक्स का मुख्यालय आपका स्थित है शंघाई चीन में। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है आपका निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, तो जो यहाँ पे आता है आपका, ये आता है आपका नीस। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्यों होगा, क्योंकि ये जो सारी चट्टानें हैं ये आपकी अवसादी चट्टानें। ये कौन सी चट्टान है, अवसादी। जबकि जो नीस है ये आपकी आग्नेय चट्टान है और ये ग्रेनाइट चट्टान से इसका निर्माण होता है, तो ये आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नीस। ये फैक्ट्स आपको ध्यान करते हुए। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य है, तो आप सभी को पता है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। बट आप सभी को पता है जो आपका सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य है वो है आपका केरल। केरल के बाद जो आपका दूसरे नंबर पे आता है वो आता है मिजोरम। अब केरल ऑप्शन नहीं था तो आप मिजोरम के साथ जाएंगे। इसके अलावा जो आपको यहाँ से याद रखना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्या है आपका, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूँ पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन होता है। ये भी आपको फैक्ट्स याद करते हुए चलना है। इसके अलावा जो आपका राजस्थान है सर्वाधिक जनसंख्या वाला, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला
भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है आपका राजस्थान, और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है आपका सिक्किम, नहीं सॉरी गोवा। गोवा आपका सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है आपका उत्तर प्रदेश, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है आपका सिक्किम। और भारत का सबसे अधिक जो आपका क्षेत्रफल वाला राज्य है वो है आपका राजस्थान, और गोवा है आपका सबसे कम क्षेत्रफल में। इसके अलावा जो आपको याद रखना है वो याद रखना है कि जो आपका ये मिजोरम है, मिजोरम में क्या है, मिजोरम में आपकी परसेंटेज में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं आपके मध्य प्रदेश में, बट परसेंटेज में जो सबसे अधिक वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपके मिजोरम में। इसके अलावा जो आपकी जनजातियां हैं, एसटी बोलते हैं जिन्हें, तो सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती हैं मध्य प्रदेश में। और अगर आपसे पूछता है परसेंटेज में सबसे अधिक जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं, तो परसेंटेज में सबसे अधिक जनजातियां भी मिजोरम में ही पाई जाती हैं। ये आपको याद करते हुए चलना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ये आपके दिए हुए हैं जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र का मतलब होता है जिन्हें यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट इसमें जो आता है आपका सिमलीपाल आपका उड़ीसा में स्थित है। नोकरेक आपका मेघालय में स्थित है। अगस्तमलाई आपका केरल में स्थित है। ये जो आपका कंचनजंगा दिया हुआ है ये आपका सिक्किम में। कहाँ स्थित है ये आपका सिक्किम में, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। इसमें आपको ये कुछ दिए हुए हैं, उर्वरक का उत्पादन कहाँ होता है, कांच का उत्पादन कहाँ होता है, सीमेंट कहाँ होता है, कृत्रिम रेशम कहाँ होता है। ये आपके ऊपर के तीनों राजस्थान के हैं, और जो आपका श्रीगंगानगर है ये है आपका वेस्ट बंगाल का। तो जो आपका उर्वरक है ये होता है आपका वेस्ट बंगाल में, और जो आपका कांच है ये होता है आपका जयपुर में, और जो आपका सीमेंट है ये होता है आपका उदयपुर। सीमेंट का जो उत्पादन होता है भारत में सबसे अधिक, तो सीमेंट का भारत में सबसे अधिक उत्पादन होता है आपका राजस्थान में, ये आपको पता ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका नर्मदा नदी, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी कहाँ स्थित है, ये गुजरात में। कहाँ स्थित है सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी गुजरात। इसके अलावा जो आपका मैंटूर बांध है, मैंटूर बांध स्थित है आपका कावेरी नदी तमिलनाडु पे। कौन सा, मैंटूर बांध। मैंटूर बांध आपका कावेरी नदी तमिलनाडु पे स्थित है। इसके अलावा जो भारत का सबसे लंबा बांध है वो है आपका हीराकुंड बांध, जो कि महानदी उड़ीसा पे स्थित है। वो जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है वो है आपका टिहरी बांध, जिसकी ऊंचाई है आपकी 260.5 मीटर। यह है आपका भारत का सबसे ऊंचा बांध, टिहरी बांध। इसके बाद आता है आपका हीराकुंड बांध का नंबर। हीराकुंड बांध नहीं सॉरी वो हीराकुंड बांध तो आपका सबसे लंबा बांध है, सबसे ऊंचा बांध है भारत का टिहरी बांध, जिसकी ऊंचाई आपकी 260.5 मीटर। ये आपको फैक्ट्स याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है आपका, निम्नलिखित समूह में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कंचनजंगा, एवरेस्ट। ऑप्शन बी कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलगिरी। जो आपका एवरेस्ट है ये आपका नेपाल में स्थित है, और एवरेस्ट की ऊंचाई आपकी 8,848.86 मीटर। ये 86 भी आप याद रखेंगे। और एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे तेंजिंग नार्गे और एडमंड हिलेरी। कब चढ़े थे वो एवरेस्ट पर, 1953 में। ये आपको फैक्ट्स याद करते हुए चलना है। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में, ये पूछा गया आपका अवरोही क्रम। आरोही क्रम होता है आपका बढ़ता हुआ क्रम, और अवरोही क्रम होता है आपका घटता हुआ क्रम, यानी कि आपको ज़्यादा से कम की ओर चलना है इसमें। जैसे कि आपको पता ही है, सबसे उत्तराखंड का तो सबसे कम ही होगा क्षेत्रफल इनमें से, तो इनमें से सबसे अधिक होगा आपका छत्तीसगढ़ का। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। फिर होगा झारखंड, फिर होगा हिमाचल, और फिर होगा आपका उत्तराखंड। छत्तीसगढ़ जो है आपका ये 26वां राज्य है। छत्तीसगढ़ कौन सा राज्य है आपका, 26वां। उत्तराखंड कौन सा है आपका, 27वां। और आपका जो ये है झारखंड, झारखंड कौन सा है आपका, 28वां राज्य। अब देख लेंगे कब कब बने। जो आपका छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ बना आपका 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को आपका बना छत्तीसगढ़। 9 नवंबर 2000 को बना आपका उत्तराखंड, और 15 नवंबर 2000 को बना आपका झारखंड। ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है।
इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बाएं से नहीं मिलती है। बाएं का मतलब समझ रहे हो आप कि जो आपकी नदियां हैं ये कुछ तो इनमें से दाएं से मिलती हैं, कुछ बाएं से मिलती है। तो पूछ रहा है बाएं से नहीं मिलती हैं। जो आपकी सोन नदी है, ये सोन नदी आपकी, ये सभी गंगा की सहायक नदी हैं। एक तो ये फैक्ट याद रखेंगे, जो ये सभी नदियां दी हुई हैं, गोमती, घाघरा, कोसी, सोन, किसकी सहायक नदियां हैं, ये गंगा की सहायक नदियां हैं। जो आपकी यमुना एंड सोन नदी है, दो यमुना एंड सोन नदी, ये आपकी मिलती हैं दाएं से। कहाँ से मिलती हैं ये आपकी, दाएं से। और जो आपकी सोन नदी है, ये आपकी गंगा नदी में गिरती है पटना के समीप। कहाँ गिरती है ये आपकी, गंगा में पटना के समीप गिरती है आपकी सोन नदी। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो आपके अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी में कौन सी नदी इनमें से उत्तरमुखी है, तो आपकी उत्तरमुखी जो नदी है वो भी है आपकी सोन नदी। सोन नदी कौन सी है आपकी, उत्तरमुखी। इनमें ऐसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी उत्तरमुखी है, तो ये आपकी सोन नदी। और आपसे अगर पूछा जाता है कौन सी नदी दाएं से मिलती है, तो सोन नदी मिलती है। और कौन सी नदी बाएं से नहीं मिलती है, वही एक ही बात हो गई क्वेश्चन में, तो ये हो गया आपका आंसर सोन नदी। ये आपको फैक्ट्स ध्यान करते हुए चलना है। जो ये आपकी तीनों नदियां हैं रेस्ट, ये आपकी कैसे मिलती हैं, ये बाएं से मिलती हैं। और यहाँ पूछा था नहीं, तो जो आपकी सोन नदी है ये नहीं, ये कैसे मिलती है आपकी, दाएं से। ये आपको ध्यान रखते हुए चलना था। और ये आपकी सोन नदी गंगा के समीप पटना में गिरती है, और ये नदी आपकी उत्तरमुखी है, सोन नदी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके संयुक्त चुनिए। आपको पता है जो आपका पारादीप है, पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो पारादीप बंदरगाह आपका स्थित है उड़ीसा में। और जो आपका एन्नोर या फिर कामराज बंदरगाह है, ये आपका स्थित है तमिलनाडु में। और जो आपका ये अलेपी है, ये आपका केरल में स्थित है। और जो काकी नाडा है, ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये आपको ध्यान करते हुए चलना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए का थर्ड, बी का पहला, सी का सेकंड, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। तो ये हुआ है आपका ऑप्शन ए क्रीटेशियस युग में। किसमें हुआ है आपका, क्रीटेशियस युग में। यहाँ से आपको याद रखना है कि जो आपका दक्कन का पठार है, कहाँ स्थित है दक्कन का पठार, महाराष्ट्र में। ये पूछ सकता है आपका इनमें से किस पठार का निर्माण बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों से हुआ है। तो आपको वहाँ आंसर लगाना होगा, जो आपका दक्कन का पठार है इसका निर्माण हुआ है आपका बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों से। और किस युग में हुआ है, क्रीटेशियस युग में। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो छोटा नागपुर का पठार है, जो कि आपका झारखंड में स्थित है, उसे कहा जाता है भारत का रूर। वो आपको ध्यान रखते हुए चलना है। और जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है वो है आपका पामीर का पठार, जो कि कहाँ पे स्थित है आपका, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, पामीर का पठार। कहाँ स्थित है पामीर का पठार, तिब्बत में। अगर आपको पूछा जाता है विश्व का सबसे ऊंचा पठार, वहाँ ऑप्शन रहता है पामीर और तिब्बत दोनों, तो आप लगाएंगे पामीर का पठार। अगर इन दोनों में से एक ऑप्शन रहेगा तो आप कोई सा भी लगा सकते हैं। फिर ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है आपका 1946 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय कौन थे। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी श्री हंसा मेहता। अब यहां से आपको याद रखना है, जो आपका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग है, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1946 में। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का जेनेवा में। इसके अलावा जो भारत का मानवाधिकार आयोग है उसकी स्थापना हुई थी, भारतीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी आपकी 12 अक्टूबर 1993 को। और जो इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को, इसमें आपको याद रखना है जो भारतीय मानव, ये स्थित है आपका दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। कहाँ स्थित है ये आपका, न्यू दिल्ली में। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो आपका भारतीय मानवाधिकार आयोग है इसकी स्थापना हुई 12 अक्टूबर 1993 को, वही नई दिल्ली में स्थित है। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे आपके रंगनाथ मिश्रा। कौन थे इसके पहले अध्यक्ष, ये थे आपके रंगनाथ मिश्रा। ये आपको याद रखने हैं कि भारतीय मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो कि आपका नई दिल्ली में स्थित है, उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, रंगनाथ मिश्रा। और जो अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं वो हैं आपके अरुण कुमार मिश्रा। ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। और जो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार